नमस्कार। मैं रघुनाथ प्रसाद आज आपके साथ उपस्थित हूँ। जो सबसे नया आरक्षण सरकारी नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए गत वर्ष लागू हुआ EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का उसकी के साथ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन किया गया है और उसके लिए जो स्टेट को है कि उनके विकास के लिए कदम उठा सकती है, उसमें बैकवर्डनेस की परिभाषा में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड की चर्चा है। इसलिए गत वर्ष भारत सरकार ने जब आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की तो 103rd अमेंडमेंट जारी ये पास करना पड़ा संसद से, और उसके बाद ये आरक्षण लागू हुआ है। और ये आरक्षण भारत सरकार के DOPT के ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36039/1/2019 एस्टेब्लिशमेंट रिजर्वेशन दिनांक 31/1/2019 के जरिए लागू किया गया है। और इस आरक्षण के परव्यू में वैसे सभी लोग सम्मिलित हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से कवर्ड नहीं है। इस संबंध में मैं एक और जानकारी देना चाहूंगा कि अभी इस आरक्षण के विरुद्ध बहुत से केसेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दायर हैं और वो डिवीजन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर्ड है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस पर विचार कर रही है। इसकी सुनवाई होनी अभी बाकी है। इसके अंतर्गत ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि क्या यह बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अनुकूल है या नहीं। इसमें यह भी जांच होगी कि 1992 में अदर बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित जो इंदिरा साहनी का मामला डिसाइड किया गया, उसमें 50% अधिकतम 50% रिजर्वेशन का जो कैप लगाया गया था, क्या उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इसमें यह भी देखा जाना है कि जब हमारे भारतीय संविधान में पिछड़ेपन की परिभाषा सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस है, तो क्या सिर्फ इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस यह आधार हो सकता है आरक्षण का। और साथ ही यह भी देखा जाना है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो लागू किए जा रहे हैं, उसमें जो अनएडेड और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के, उन पर यह लागू हो सकता है या नहीं। अब इसकी प्रतीक्षा की जा रही है, लेकिन चूंकि भारत सरकार ने यह आरक्षण लागू कर दिया है और केंद्र सरकार की नौकरियों में ये दिया जा रहा है, सिर्फ साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट को इससे अलग रखा गया है। और इसके लिए जो सक्षम प्राधिकार बनाए गए हैं उसमें DM, ADM, कलेक्टर वगैरह के साथ अन्य कई पदाधिकारी हैं। और भारत सरकार के इस आरक्षण का जो पत्र है, इसके आलोक में करीब करीब देश के सभी राज्यों ने ऐसी व्यवस्था अपने अपने राज्यों में की है। मैं आज विशेष तौर पर चर्चा करूंगा बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26 फरवरी 2019 की, जिसके द्वारा बिहार सरकार के सरकारी नौकरियों में इसका 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है और यह शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन पर भी यह लागू होगा। यह भारत सरकार के जो मैंने चर्चा की है ऑफिस मेमोरेंडम DOPT का, उसके आलोक में यह जारी किया गया है। इसमें जो प्रावधान किए गए हैं उस प्रावधान के अनुसार है कि जिनके परिवार के सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय, मैंने पहले कह दिया है कि जो SC, ST और OBC आरक्षण के परव्यू में नहीं आते हैं, वैसे लोग इस आरक्षण के सीमा में आएंगे। तो जिनके परिवार की समस्त वार्षिक आय में वेतन होगा, कृषि होगी, व्यापार होगा और पेशा होगा, यह फैमिली इनकम है, 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और वार्षिक आय निर्धारित करने के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष
के इनकम को जोड़ा जाना है। इसके साथ ही यह भी एक क्लॉज लगा हुआ है जो कई बिंदुओं में है कि ये भी अगर उस परिवार के पास होगा तब भी वो आरक्षण की सीमा से बाहर हो जाएंगे, उनको ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं मिलेगा। उसमें है कि यदि परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि योग्य भूमि हो, दूसरा है कि 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट हो, तीसरा है कि अधिसूचित नगर पालिका के अधीन 100 वर्ग गज अथवा उससे अधिक का आवासीय भूखंड हो, चौथा है अधिसूचित नगर पालिका से अलग क्षेत्र में 200 वर्ग गज अथवा उससे अधिक का आवासीय भूखंड हो, मतलब ग्रामीण क्षेत्र हो गया ये, और किसी परिवार की एक या एक से अधिक स्थानों शहरों में अवस्थित सभी संपत्तियों को जोड़ा जाएगा। ये जो क्लॉज हुआ 8 लाख इनकम का, और ये जो आवास कृषि योग्य भूमि का है, आवासीय फ्लैट का है, आवासीय भूखंड का है, इस सीमा का, कि ये लोग उसके पर्व्यू से बाहर हो जाएंगे। अब परिवार का इनकम, तो परिवार की परिभाषा में दिया गया है कि माता पिता, 18 वर्ष से कम उम्र के भाई बहन, पति पत्नी तथा 18 वर्ष से कम उम्र की संतान, ये फैमिली की परिभाषा में है। तो एकदम ये क्लियर कट है कि इसमें किनको इस आरक्षण का लाभ मिलना है। अब मैं आपको ये बतलाऊं कि बिहार सरकार ने जो एक प्रपत्र 2 भी बनाया है जिसमें कैंडिडेट को स्वयं घोषणा करना है। उस प्रपत्र 2 में कैंडिडेट यह घोषणा करेगा कि उनकी जाति क्या है, और साथ ही उसमें उनकी कुल इनकम क्या है, उनकी संपत्ति क्या है, जो 5 एकड़, 1000 स्क्वायर फीट, 100 वर्ग गज, 200 वर्ग गज वाली बात है, ये सभी उनको घोषणा में देना है। साथ ही उस घोषणा में यह भी लिखा हुआ है कि अगर उसमें कोई गलती होगी तो उसके लिए वो उत्तरदायी होंगे। जब ये प्रपत्र 2 मिलेगा, इसके आधार पर जांच करेंगे सक्षम प्राधिकार। जो बिहार सरकार ने सक्षम प्राधिकार घोषित किया है इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए, अंचल अधिकारी को, अनुमंडल पदाधिकारी को और जिला पदाधिकारी को, इनके द्वारा प्रपत्र 1 में एनेक्सर 1, ये भारत सरकार के भी मेमोरेंडम है, डीओपीटी के मेमोरेंडम में ये प्रपत्र 1 है, इसमें यह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा और यह प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। और जो प्रमाण पत्र, जो घोषणा पत्र कैंडिडेट के द्वारा दिया जाएगा, उसका सत्यापन किया जाएगा और गलत पाए जाने पर नौकरी उनकी जाएगी, नामांकन भी समाप्त होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, और इंडियन पेनल कोड के सुसंगत धारा के अंतर्गत उन पर कार्रवाई होगी। मैं समझता हूं कि मैंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही ढंग से आपको समझाया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को जरूर टच करेंगे ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।